नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर में हमने बात किया था नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो आज हम पार्ट 3 के अंदर में पार्ट 3 में बात करेंगे रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के बाद कैसे असहयोग आंदोलन को एक भूमिका मिलेगी। तो आपको किताब के अंदर में मेंशन किया गया है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो वास्तव में रॉलेट एक्ट था क्या? अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के आपको पता है 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ वादा किया था कि युद्ध के बाद हम आपको कुछ अधिकार देंगे। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? हमारे ऊपर में एक सख्त कानून थोपा जाएगा, जिसका नाम होगा सर सिडनी रॉलेट। सर रॉलेट सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में एक कानून लाया जाएगा। इसका वास्तव में अगर हम बात करें तो रियल मतलब है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। हमें इस वीडियो के अंदर में ये जानना है इस एक्ट ने कैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया नेशनल मूवमेंट के लिए, और ये हमारे लिए हमारे खिलाफ कैसे था। बात करते हैं। तो आपको पता है हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हमारे ऊपर में कैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। 1919 के अंदर में आते ही हम देखेंगे हमारे ऊपर में एक सख्त कानून थोपा जाएगा, जैसे रॉलेट एक्ट की हमने बात किया। और दूसरा हम बात करेंगे जलियांवाला मूवमेंट, जो अमृतसर के अंदर में 13 अप्रैल 1919 को घटित होता हुआ दिखाई देगा। घटना को एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे कि हो क्या रहा है वास्तव में हमारे देश के अंदर में 1914 से लेकर के 1922 तक। 1914 से लेकर 1914 से लेकर के 1922 तक अगर हम घटनाओं को देखेंगे तो बहुत ज्यादा देश के अंदर में एक असंतोष दिखाई देगा। कारण ब्रिटिश नीतियों के कारण होगा क्या, जो हमारे खिलाफ ही हमें दिखेगा। और इसी ने क्या काम किया, अभी तक बात करेंगे तो जो मूवमेंट था शहरों के अंदर में था, मिडिल क्लास कर रहा था, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए था वैसा हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे मूवमेंट गांवों की तरफ बढ़ता हुआ। तो हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थिति क्या होगी। ब्रिटिश नीतियां तेजी से दमनकारी नीतियां अपनाएंगी। राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया चरण हम देखेंगे, और कैसे करके असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी 1920 के अंदर में। जो 1919 टर्निंग पॉइंट बनेगा रॉलेट एक्ट, इस घटना ने हमारे मूवमेंट को और तेजी से प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। जैसे हम बात करेंगे, जो मैं आपको पहले ही बताया, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया जाएगा जिसको बोला जाएगा रॉलेट एक्ट। अब इस कानून के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या था क्या। आपको पता होगा, थोड़ा सा नहीं पता है मैं बताता हूं कि 1905 बंगाल का विभाजन, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, भारत को बांटो और राज करो नीति के आधार पर ये लोग क्या करेंगे, शासन करते हुए दिखाई देंगे। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 पार्ट में बांटेगा, पश्चिम और पूर्वी। आधार क्या बनाया जाएगा कि बंगाल बहुत बड़ा है, जिसका रखरखाव और संरक्षण में हमारे सामने समस्या आ रही है। लेकिन वास्तविक नीति जो थी, वास्तव में अगर हम जाकर के देखेंगे तो वहां पर धर्म को आधार बना करके हमारी क्रांतिकारी विचारधारा को दबाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो सही मायने में 1905 की घटना भारत में बांटने का काम किया। वहीं पर उसको और मजबूत मिलेगा 1919 में, सॉरी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर भारत के अंदर में पृथक निर्वाचिका, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का काम किया जाएगा। जो यहां पर भी हमें क्या होगा,
उनकी दोहरी नीति दिखाई देगी। हमें यूनाइट करने का काम नहीं, कैसे करके हम इनको लड़ा करके रखें, उलझा करके रखें। ये आपस में उलझे रहेंगे, इनके पास इतना समय नहीं होगा और हम अपना काम करते रहेंगे। ये सभी चीजें हम भारतीयों को समझ में अब आने लगी। और 1919 के अंदर में आप जाओगे तो जो 1909 के अंदर में हिंदू और मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका, अब 1919 के अंदर में आकर के आप देखोगे तो जाति और धर्म को आधार बना करके जाति और धर्म को आधार बना करके भारत के अंदर में पृथक निर्वाचिका देने का काम किया जाएगा। तो ये और ज्यादा हमें बांटने का ही काम कर रहा था। देखो, तो जैसे ही ये कानून हमारे देश के अंदर में लागू किया गया तो इसके विरोध में सभी भारतीय, इसके विरोध में विरोध के बावजूद काउंसिल ने क्या काम किया, इस कानून को लागू कर दिया, पारित किया, विरोध हुआ और इसका परिणाम हम एक आंदोलन के रूप में देखेंगे। अच्छा, रॉलेट एक्ट का अगर हम प्रभाव और परिणाम की बात करें तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत के अंदर में गांधी क्या करने वाले थे, एक मूवमेंट की शुरुआत करने वाले थे, हड़ताल करने वाले थे। वो डेट निर्धारित किया गया था 6 अप्रैल 1919। अच्छा, इसके तहत क्या था, देश में हड़ताल, दुकानें बंद, रेल हड़ताल, कारखाने बंद, और इसमें आम जनता की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। तो गांधी कहीं ना कहीं आम जनों तक अपने विचार को पहुंचा चुके हैं और इस माध्यम से देश के अंदर में एक सहयोग प्राप्त करके मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां इसका ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण नीति उजागर होगी और अगर ये नहीं करते तो शायद हमारे अंदर में राष्ट्रीय चेतना तो था ऑलरेडी पहले से, लेकिन यहां से और तेजी से उठता हुआ हमें दिखाई देगा। तो राष्ट्रीय चेतना, जन जागरण होता हुआ दिखाई देगा और ये रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन की भूमिका बनेगी, एक आधार बनेगा जो हमारे देश के अंदर में इस कालखंड में अगर हम बात करते हैं 1914 से लेकर के और 1919 की घटना, इसके बाद 1920 से लेकर के 1930 के अंदर में कई चरणों के अंदर में ये नेशनल मूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई देगा। हम एक एक करके बात करेंगे। 1919 के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। 1920 के अंदर में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के माध्यम से असहयोग आंदोलन, और 1930 के में सॉल्ट मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे एक दिशा और एक बेहतर निर्धारक के तौर पर काम करेगा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। तो होगा क्या, इससे रॉलेट एक्ट के कारण भारत के अंदर में ब्रिटिश नीतियों का उजागर होगा और इसका परिणाम क्या होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे देश के अंदर में। एक बिल्कुल से ही देश की जो विचारधारा थी, लोगों की जो विचारधारा थी, एक ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाई देगा। जहां से होगा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। जैसे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला घटना ने क्या काम किया, देश के अंदर में एक जन आंदोलन का आधार देगा और इसमें हम देखेंगे देश पूरे भारत के अंदर में कैसे करके करना है, क्या करना है। सरकार द्वारा दी गई उपाधियां त्याग दी जाएंगी, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया जाएगा और न्यायालय और स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार होता हुआ हमें दिखाई देगा यहाँ। तो ये घटनाएं सारी जो हम आगे जाकर के बात करेंगे असहयोग आंदोलन के अंदर में कि क्योंकि 1919 में आपको पता है गांधी के द्वारा, सॉरी, गांधी के द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद। इस किताब के अंदर वो मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं
ये ब्रिटिश इस देश में अगर बने हुए हैं तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं ये हमारे सहयोग और समर्थन से हैं। अगर हम ये सहयोग वापस ले लेते हैं, अगर सहयोग हम वापस ले लेंगे, तो ये कितने दिनों तक टिकेंगे? तो इस गांधी की जो विचारधारा थी, इन्होंने ये बोला, सहयोग वापस लो, ये अपने आप इनकी नीतियाँ कमज़ोर होंगी और ये हमें जल्द ही स्वराज की तरफ हम आगे बढ़ जाएँगे। तो ये सारे के सारे असहयोग के अंदर में देख रहे हैं हम कि हमें किसी भी तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से सहयोग नहीं करना है। अब असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को लेकर के देश के अंदर में 2 विचारधाराएँ, एक तो स्वराज प्राप्ति और दूसरा क्या है? असहयोग। लेकिन एक दूसरी तरफ क्या था, जब कांग्रेस इस विचारधारा को लेकर के आपस में बटी हुई थी, कांग्रेस का मानना था ये डिसीजन जो असहयोग वाला है, ये उचित नहीं होगा, देश के अंदर में अव्यवस्था को जन्म देगा। तो कांग्रेस इसके विरोध में है, लेकिन दूसरी तरफ गांधी ये चाह रहे थे असहयोग ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम इस आंदोलन को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। तो नागपुर कॉन्फ्रेंस के अंदर में फाइनली असहयोग आंदोलन के लिए एक औपचारिक घोषणा होगी। अब फाइनली गांधी को ये परमिशन मिल जाएगा मूवमेंट के लिए। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हो रहा है। यहीं से इनको औपचारिक मंजूरी मिलेगी और कांग्रेस एक संगठित होकर के आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। तो जिसके अंदर में हमें करना क्या था, पूरी तरीके से ब्रिटिश नीति का विरोध करते हुए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा देना। लेकिन क्या सही मायने में ये आंदोलन सफल हुआ? हमने असहयोग की नीति को तो अपनाई, हमें स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ना था। अगर हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है? क्या उस तेजी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? स्कूल हम बना पा रहे हैं? अगर हम उस समय के अंदर में जाते हैं तो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया जो कपड़े थे, जो स्वदेशी वस्तुओं की तुलना में क्या था, सस्ता था। अब विदेशी कपड़े, सॉरी, भारतीय कपड़े क्या थे, महंगे थे। तो ये जो चीजें ना बैलेंस ना हो पाने के कारण आंदोलन क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो हम आगे बात करेंगे तो इसके अंदर में पूरी तरीके से बाइकआउट करने की बात की गई थी। परिणाम क्या निकलेगा, उस तरीके से हम लोग अपने भारतीयों का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये कमजोर होता हुआ हमें दिखाई देगा। बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेरे द्वारा बताया गया कि असहयोग ही क्यों, असहयोग ही क्यों। तो गांधी के अनुसार यदि सहयोग समाप्त हो जाए तो ब्रिटिश शासन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ये कौन सी किताब के अंदर में बात कर रहे हैं गांधी, अपनी एक बुक है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया है, क्या है, स्वराज, हिंद स्वराज। ये बुक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंद स्वराज का लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो गांधी। और इसी के अंदर में असहयोग का एक प्रबल विचार रखते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें करना क्या था, गांधी का विश्वास था यदि भारतवासी अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के भीतर ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। और इसका अंतिम लक्ष्य रखा जाएगा भारत के अंदर में स्वराज की प्राप्ति। अभी हम जाएंगे देखेंगे आगे जो सॉल्ट मूवमेंट और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होगी कब, 1930 में। ये घटना कैसे वहां से जुड़ता हुआ दिखाई देगा, यही आधार बनाएगा इसके लिए। सरकारी दमन, भारत के अंदर में क्या है, असहयोग आंदोलन के माध्यम से क्या करना है, विरोध करना है, उनका सपोर्ट किसी तरीके से नहीं करना है। तो किस तरीके से काम होगा, अब इसके विरोध में अब वो शांत तो नहीं बैठने वाले हैं,
उन लोगों ने क्या काम किया? भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, सभाओं पर रोक लगाया जाएगा, पंजाब के अंदर में मार्शल लॉ लगेगा। हुआ क्या पंजाब के अंदर में 10 अप्रैल इसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। जब धरना प्रदर्शन होगा, वहां पे सत्याग्रहियों के ऊपर में गोलीबारी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी ने जो 6 अप्रैल को हमें भारत के अंदर में एक आंदोलन करना है, हड़ताल करना है, ये अमृतसर वाला क्षेत्र दूर होने के कारण वहां पर पता नहीं चला कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। उस समय पहले जो वहां से लीडरशिप करने वाले थे इस आंदोलन का इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलूराम, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहाँ की जो जनता थी अपने लीडर को जानने के लिए मजिस्ट्रेट के घर की तरफ जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने उनके साथ क्या की? बदसलूकी की। कुछ लोगों की वहां पे मौत हो गई। अब इसके विरोध में क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। जल्ली नामक व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अंदर में सभा चल रही थी। उस सभा के अंदर में लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जनरल डायर को बात पता चलेगी, पार्क को चारों साइड से घेरा जाएगा और निहत्थे लोगों के ऊपर में गोलियां चलाई जाती हैं। तो एक जघन्य अपराध है और इसी कारण इनकी इस नीतियों के कारण ब्रिटिशर्स के बारे में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दुनिया को पता चला कि इनकी नीतियां हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं। तो इससे इनके किसी प्रकार का इनके फेवर में चीजें जाती हुई दिखाई नहीं देगी। ये कहीं ना कहीं भारतीयों के सेंटिमेंट के साथ में जुड़ेगा। तो जलियांवाला, तो इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन बाद में कांग्रेस कमेटी ने की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों की क्या होती है? इसमें मृत्यु होती है। और अंततः इसके अंदर में अगर हम बात करेंगे, इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये, जो भी था ब्रिटिशर्स के हित में गया, जो इसके लिए जिम्मेदार था उसको खूब सराहा जाएगा उसके देश के अंदर में, ब्रिटेन में। बेटा आपके ना इस टॉपिक के अंदर में आप बुक में जाओगे तो एक शब्द नया है, बहिष्कार, बाइकॉट। बुक में आपके साइड में लिखा हुआ है, ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बहिष्कार का मतलब क्या होता है? तो किसी वस्तु, संस्था या व्यवस्था का संपर्क समाप्त कर, अपने आप को उससे क्या कर लेना? समाप्त कर लेना, उसका विरोध करना क्या कहलाएगा? बाइकआउट कहलाएगा। सिंपल सा एक शब्द था, डाल दिया मैंने, आप देखना। दूसरा, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से क्या है? गांधी का अहिंसात्मक रणनीति क्या थी? तो अहिंसात्मक रणनीति के अंदर में किसी प्रकार का हिंसा पहुंचाए बिना अपने हित को साधना, अहिंसात्मक रणनीति। स्वदेशी और बहिष्कार का महत्व क्या था? तो ये एक बहुत बड़ा टूल शो है जो भारत के अंदर में, क्योंकि हमने ये देखा आंदोलन तो पहले भी चला, लड़ाइयाँ तो पहले भी लड़ी गई है, ताकत का इस्तेमाल किया गया। अगर ताकत के आधार पर हम अधिकार पा लिए होते तो बहुत समय पहले हमें मिल चुका होता। लेकिन दूसरा तरीका, गांधीवादी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़े, स्वदेशी और बहिष्कार, जिसके अंदर में हमें अपने आप को क्या होता, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, जो हमारे हित में नहीं है, उससे बाइकआउट कर लेना, उससे दूरी बना लेना, यही इसका मेन एजेंडा हमें दिखाई देगा। जन आधारित आंदोलन का उदय, तो दो बातें अगर हम देखते हैं भारत के अंदर में, आंदोलन 1917 जैसे चंपारण देखोगे, 1918 के अंदर में दो मूवमेंट होगा, एक खेड़ा और दूसरा होगा अहमदाबाद। इसके बाद आप आओगे 1919 के अंदर में, तो 1919 में भी दो घटनाएं आपको दिखाई देंगी। एक है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, और दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। ऐसे 1920 में आप आ रहे हो, तो 1920 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? असहयोग आंदोलन। ये सारी की सारी घटनाएं ये गांधी से जुड़ी हुई हैं।
कि जितने भी मैंने डेट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया कि 1917 या 1918 के अंदर में 2 घटनाएँ, 1919 के अंदर में 2 घटनाएँ, 1920 के अंदर में असहयोग मूवमेंट है। और असहयोग मूवमेंट आपको दिखाई देगा कब, कैसा चलाना था? अहिंसात्मक तरीके से चलाना था। लेकिन 1922 में आप देखोगे चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और 1924 के अंदर में छूट करके आएँगे। तो आपने सोचा कि 1924 में छूट के आ रहे हैं, उसके बाद गांधी गायब हैं 1924 से लेकर के 1930 तक। तो जो हमने देश में आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या हो रहा है? हुआ क्या? तो क्या सब समाप्त हो चुका है? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच में आप देखोगे 1930 के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में इन्वॉल्व होकर के इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक स्वराज पार्टी, स्वराज दल या पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन होगा। इसकी स्थापना कौन करेगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा होगा। तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में बात करेंगे इनके बारे में। तो ये जितना मैंने डेट यहाँ पर मेंशन किया है, ये सारे के सारे डेट्स गांधी से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर में जो आंदोलन का तरीका होगा वो अहिंसात्मक नीति को लेकर के हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जो 1930 1920 से लेकर के 1930 का कालखंड है, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी समय है। तो चंद्रशेखर आजाद का भी समय है ये। तो इस कालखंड में हम ये भी देख रहे होंगे, एक तरफ नरम दल की विचारधारा भी काम कर रही है और दूसरी तरफ हम गरम दल विचारधारा के साथ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस बीच में गरम दल वाले भी आपको एक्टिव दिखेंगे। तो हम आगे बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में, या HSRS है। बेटा इस वीडियो में यही तक है। अगले वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे असहयोग मूवमेंट का शहरों में, शहर में उसका क्या रोल है, किस तरीके से चल रहा है, गांव में इस आंदोलन का क्या रोल है, अब बागान मजदूरों ने इस आंदोलन का क्या मतलब समझा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किसका क्या रोल रहा है। बेटा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।